ओके एवरीवन, एक प्रॉब्लम लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? डॉट प्रोडक्ट, राइट। और डॉट प्रोडक्ट करने का दो तरीका, एक तरीका था ए वी कॉस थीटा और दूसरा क्या था? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड, 2y 3j 4k, b इक्वल टू -4i प्लस 3j और -5k। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a डॉट b एंड सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो यहां देखेंगे, पहला क्वेश्चन के लिए a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए एक्स बी एक्स ए बाई बी बाई ए जेड बी जेड, ये राइट। ओके, तो ए एक्स कितना है? तो क्या डायरेक्टली -8 लिख दे एवरीवन? -8। और ए बाई बी वाई कितना है? बोलिए भाई, इसका ए बाई ये है, इसका ए बाई ये है, राइट। -9। ए जेड वी जेड कितना है? -20, कितना हो गया? -37। देखिए, जैसे ही ए डॉट बी आया तो ए डॉट बी का वैल्यू, यहाँ देखेंगे सब लोग, जैसे ही आपका ए डॉट बी का वैल्यू निगेटिव आया तो एक बात तो श्योर हो गया कि ए और बी का एक बीच का एंगल ऑप्टिज रहेगा। यहाँ से ही दिमाग में बैठ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल, करेक्ट। तो ए डॉट बी इक्वल टू फार्मूला एक ए भी तो था, ए वी कॉस थीटा, जहाँ पे ए क्या था? बोलना है, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या है? क्लियर। तो यहाँ से ए डॉट बी तो आप निकाल के रेडी हैं, तो क्या यहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा? ए डॉट बी आर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ए डॉट बी कितना? -37। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल पाएंगे? व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? क्या मुझे निकालना पड़ेगा? आप लोग निकाल लेंगे। √29 और इसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है स्टूडेंट ax² प्लस ay² प्लस az², करेक्ट। वैसे ही b का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? bx² प्लस by² प्लस bz²। तो √29 और रूट कितना था? 50। ओके, डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया जाए, 29 × 50, एक ही बात है ना। तो थीटा इक्वल टू, अब हर वैल्यू का आपको एंगल नहीं पता रहेगा तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, -37 √29 × 50 हो जाएगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स so that a and b are perpendicular to each other? What is the value of x so that a and b are perpendicular to each other? क्वेश्चन यहाँ पे है a इक्वल टू 2i 4j
और बी इक्वल टू करेक्ट ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। x का कौन सा वैल्यू होना चाहिए सो दैट a एंड b परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए स्टूडेंट, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है? ए डॉट बी क्या होना चाहिए? 0। ओके, डायरेक्ट लिख लें तो ax bx प्लस ay by अब प्लस az bz इक्वल टू व्हाट? 0। देन बोलिए 6 प्लस 4x देन x इक्वल टू 9/4। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नीट में आएगा। ऐसा ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट कहाँ लगेगा? 10 सेकंड का क्वेश्चन था, राइट? बन जाएगा ना। एक और क्वेश्चन बनाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट, a डॉट बी इक्वल टू 0 करना है, मतलब 2x स्क्वायर प्लस माइनस 12 इक्वल टू व्हाट? तो क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 1 मिनट रुकना है। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा,
कि डी समझते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर डी का वैल्यू निगेटिव रहेगा, डी का वैल्यू अगर निगेटिव होगा मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू एक्स का नहीं मिलेगा जिसके लिए परपेंडिकुलर होगा, समझे? मतलब रियल रूट्स नहीं है, मतलब हाइपो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा हो जाएगा। रूट के अंदर निगेटिव होता है रियल में, बट कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है, तो क्या हो गया? इमेजिनरी रूट्स हो गया, राइट? ओके, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे डी पॉजिटिव है, राइट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक हम लोग 8th या 9th क्लास में ये पढ़े हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यहाँ पे कितना 9 और 4ac मतलब -4 × 1 और -6, करेक्ट ना? तो माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव है, मतलब ऐसा रूट होगा, करेक्ट? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3 प्लस माइनस √24 ना, कितना, सॉरी 24 + 9 हाउ मच? 33 और डिवाइड बाई 2। x का कितना वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर रहेगा? 2 वैल्यू के लिए। एक वैल्यू मिला या 2 वैल्यू? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ऑप्शन में 2 रहेगा, 2 वैल्यू रहेगा। आप तो कोई एक वैल्यू में टिक लगा के बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा ए एंड बी बोथ, समझे? मतलब यहाँ पे सिर्फ एक, तो मैं जानबूझकर एक ऐसा मैंने किया जिसमें एक्स का 1 वैल्यू मिले, और जानबूझकर मैं इसमें क्वाड्रेटिक डेवलप किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो जाए। दैट्स व्हाई कि आपके दिमाग में ऐसा रस हो सकता है कि नहीं शायद ऐसा एक्स का एक ही वैल्यू होगा। इट माइट बी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, एक्स का ऐसा 2 भी वैल्यू मिल सकता है जिसके लिए वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे कितना मिला है? एक वैल्यू है, 2 वैल्यू, एक प्लस वाला है, एक, दोनों वैल्यू के लिए ए और बी आपस में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज इट राइट? ओके एवरीवन, कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? लेकिन व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डू इट फास्ट। सिर्फ एक ही वैल्यू मिला, तो 2 वैल्यू रहेगा। यस, ए डॉट बी क्या डायरेक्ट कर दे स्टूडेंट? 2x और प्लस 3x और प्लस कितना? 2x² इक्वल टू व्हाट? तो 2x² प्लस 5x इक्वल टू 0। तो x 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू एक वैल्यू 0 रहेगा और एक वैल्यू रहेगा -5/2। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग से बन जाएगा। लिखिए, ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 a particle moving from point P1 to P2 under the influence of a constant force. A particle moving from point P1 to P2 under the influence of a constant force. Find the work done by this force. Find out the work done by this force.
देखिए स्टूडेंट, अभी तो मैं वर्क, यस फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ए पार्टिकल, यस रिपीट, पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएबल फोर्स या कांस्टेंट फोर्स, ए कांस्टेंट फोर्स, देन फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो अभी एक्चुअल में मैं वर्क ऑफ एनर्जी में नहीं हूँ, बट वहाँ पे बस एक छोटा सा फार्मूला से मेरा काम चल जाएगा, बाकी बातें क्या रहेगा वर्क ऑफ एनर्जी में पढ़ाऊँगा। और फोर्स कांस्टेंट रहता है तो उसके फार्मूला बताए थे ना, F डॉट डेल्टा आर, याद है? और जब वेरिएबल रहेगा तो F डॉट डी आर से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड नहीं है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर फोर्स कांस्टेंट। ये अभी के लिए लिख लीजिएगा, डायरेक्ट आप F डॉट डेल्टा आर लगा सकते हैं। और डेल्टा आर कहें तो डी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? पॉइंट P1 है -1 3 -8, पॉइंट P2 है 2 4 -1, और फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2y j तो देखिए, तो आपका फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? अच्छा ये बताइए स्टूडेंट, अगर कोई पूछेगा फिजिक्स में आज के बाद आई का मतलब क्या, तो क्या बोलिएगा? यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 रहेगा और ऑलवेज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब दिमाग में फिक्स्ड है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वेक्टर, राइट? वेरिएबल वेक्टर या कांस्टेंट वेक्टर है? कांस्टेंट है। तो भाई ए बी कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। कोई वेरिएबल टर्म यहाँ पे है? दैट्स वाई फोर्स क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। देखिए पहले तो R1 लिखेंगे ना, या उतना नहीं, यहाँ देखिए एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट x1 y1 z1, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भाई R1 R2 मत लिखिए, डेल्टा आर तो लिख सकते हैं। डेल्टा आर के लिए क्या पढ़ाए हैं? डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे एंड डेल्टा जेड के, करेक्ट? क्या डेल्टा एक्स निकाल कर आप बता सकते हैं कितना? 2 -1, 2 माइनस, डायरेक्ट लिख दिया जाए 3i, डेल्टा वाई कितना? फर्स्ट, पक्का? डेल्टा जेड, वेरी गुड, 7k। तो एफ डॉट डेल्टा आर के लिए क्या ए लिखा जाए? एफ एक्स डेल्टा एक्स। क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ देखिए एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के डॉट डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे और प्लस डेल्टा जेड के। तो यहाँ से तो ए लिख सकते हैं ना, एफ एक्स डेल्टा एक्स, एफ वाई डेल्टा वाई, एफ जेड। ऐसा लग रहा हो कि हम लोग वर्डन का काम कर रहे हैं, आप ए डॉट बी कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं प्रॉब्लम लिया हूँ, ठीक है? चलिए ये वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स कितना? 6, करेक्ट? 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिए। अब एक टर्म कितना? +1, वो 70,
अभी एक मिनट, हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए मैं सिर्फ ए पूछूं, फाइंड आउट द वर्क डन ओनली ड्यू टू एक्स कंपोनेंट, मेरी मर्जी है ना, राइट। तो भाई एक ये जो ये वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, राइट। बट ये सर्किल किसका वर्क डन है, पूरे फोर्स का या फोर्स का एक्स कंपोनेंट का। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव चेक करने के लिए कि आप चीज़ों को तोड़ कर देखे हुए हैं नहीं देखे हुए हैं। ये हो गया टोटल वर्क डन, एक्यूमुलेटेड वर्क डन कंप्लीट, बट दिस इज वर्क डन ओनली टू व्हाट एक्स कंपोनेंट, दिस इज समझ गए। अब टोटल जोड़ लीजिएगा, और अगर चीज़ें सिस्टम एसआई सिस्टम में रहेगा तो क्या इसका यूनिट रहेगा, इफ़ ऑल वैल्यू आर टेकन इन एसआई सिस्टम, ये यूनिट एंड डायमेंशन का रूल है कि अगर सारे वैल्यू को अगर हम लोग लेते हैं एसआई सिस्टम में तो आंसर भी एसआई सिस्टम में लिखना है। और लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर इन मेजरमेंट, अभी नहीं, उससे भी एक क्वेश्चन आता है, पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके एवरीवन, तो एटलीस्ट अभी के लिए क्या वर्क डन वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स तक तो हम लोग काम कर सकते हैं, ओनली वर्क डन के लिए, नॉट वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का तो कर सकते हैं ना। ओके स्टूडेंट, ये ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं नहीं, अंडर द हेडिंग 7 स्टार। किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, इनफाइनाइट, बताए थे ना। और आपसे प्रॉमिस किया गया था कि अभी के लिए फार्मूला मेरे ऊपर ट्रस्ट करके रट लीजिए, बाद में इसका रियल मीनिंग बता दूंगा, ठीक है, राइट टाइम पे। करेक्ट, फार्मूला क्या था जिसमें सिर्फ कॉस यूज होता है, वो फार्मूला क्या था, ए कॉस थीटा। और यहाँ का थीटा यूनिट थीटा था, थीटा क्या था, यहाँ का थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 180, 0 से, बट वैसा फार्मूला जिसमें साइन और कॉस दोनों चलता है, बट वो फार्मूला का लिमिटेशन है और 2 डायमेंशन में ही काम करेगा, 3D में काम करेगा। तो वैसा फार्मूला जिसमें साइन कॉस दोनों था, उसमें थीटा था 0 से 360, राइट। उसमें घूमने का तरीका अलग था, इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन एंड अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन, नॉट बिगर एंगल, इज इट राइट। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ किए थे कि यहाँ पे थीटा 0 से 180 के बीच में ही होता है, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, रियल सीन ए था, एक कहीं से तो आया होगा फार्मूला, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कर सकते हैं ना, जो आपको एकदम बिल्कुल रियल बताता है। व्हाट द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या बताया था, जरा बोलिए तो, कि सर इसके हेड से जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट ब्रेक करना है वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, एग्री है ना। चलिए, और ए ओ पी ए, ओ पी ए कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल, वेरी गुड, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए बाई ओ पी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ओ ए इक्वल टू का, और जब कॉस थीटा किसी ट्रायंगल में काम करते हैं तो उसका साइड लेते हैं, मतलब साइड का लेंथ, और लेंथ नेवर भी निगेटिव। ये ट्रायंगल में अगर काम करना स्टार्ट किए मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हो, करेक्ट ना। तो ओ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ओ पी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, करेक्ट। भाई वेक्टर बहुत कमाल का चीज़ है, उसको बहुत बारीकी से समझना था। पहले से गाड़ी चलाना स्टार्ट कीजिएगा और स्टीयरिंग और गियर और ब्रेक सब नहीं समझिएगा, चल जाएगा। फर्स्ट टाइम में देखते नहीं है कितना संभल के चलाते हैं,
तो हम इतना कॉन्शियस रहते हैं कि उस कॉन्शियसनेस में गलती होते रहता है। कब ब्रेक लगाना है, कभी कभी तो दोनों एक साथ लगा दीजिएगा, राइट। फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो तो OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP cos थीटा, करेक्ट। ये हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड था, नहीं मैग्नीट्यूड था। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मतलब अब वेक्टर OA के लिए क्या लिखते हैं, यस नहीं वेक्टर, तो वेक्टर OA के लिए लिखते OP cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड हो गया। देखो सही है, करेक्ट ना। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए, यहाँ देखिए, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर, यही हम लोग जानते हैं। ओके, मान लेते हैं कि V इक्वल टू 2y प्लस 3j है। इसका x कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं, प्लस i के कोफिशिएंट को छोड़कर, प्लस i का जो कोफिशिएंट था उसी को क्या बोलते हैं, x कंपोनेंट। इसका x कंपोनेंट कितना, तो भाई इस यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे भी अगर इसका कंपोनेंट का बात करेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन, इसी का OA का, तो OA के लिए हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे कंपोनेंट के फॉर्म में। और ये जो सिर्फ इसको छोड़कर जो लिखेंगे, उन्हें था कि इसी का रिजोल्यूशन है, इसी तो रिजॉल्व किया है, तो इसी को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ए का कंपोनेंट अलोंग विच डायरेक्शन, ए। पहला बात तो ये हो गया। अगर यहाँ से नहीं समझे तो आज के बाद याद रखना है, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। किसी भी वेक्टर का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, क्योंकि मुझे चाहिए था ये वैल्यू, कौन सा वैल्यू, किसी भी वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए उस वेक्टर का उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या बोला बोली तो, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में, इस पर क्वेश्चन आएगा, असाइनमेंट में रहेगा पक्का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, समझाने के टाइम पे टीचर बहुत आसान तरीके से समझाता है, बस उसी का एप्लीकेशन वास्ट हो जाएगा। किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए क्या करना है, उस वेक्टर का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थीटा तो दिया हुआ ही रहेगा ना, इतना कॉम्प्लिकेशन करने का रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्ट लगा देंगे एक कॉस थीटा, एक कॉस थीटा। लेकिन सम टाइम्स थीटा नहीं भी तो दिया रह सकता है भाई, मैंने दे दिया, थीटा दे दिया तो आपका लाइफ आसान रहेगा, एक कॉस थीटा से वैल्यू निकल गया, चाहे समझे या नहीं समझे। लेकिन सम टाइम्स थीटा नहीं भी दे सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, राइट। तो उस टाइम पे मेन थीम को पकड़ना है, करेक्ट ना। कैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हैं स्टोइचियोमेट्री में, तो हम लोग एक चीज़ को पकड़ के रखे हैं, मोल से मोल। अब मास दीजिए, वॉल्यूम दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मास दीजिएगा, मोल में कन्वर्ट करके काम करूँगा। मास से मास निकालना है, मैं पहले क्या करूँगा, मोल से मोल निकालूंगा और फिर मोल को मास में कन्वर्ट कर लूँगा। तो उससे आपको पजल तो नहीं हुआ ना कि अच्छा मास है तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे कैसे सोचेंगे। 10 हेडिंग बनाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, एक से काम चल गया, जो मेन चीज़ को पकड़ के रखे हैं, राइट। नहीं, ये मैं बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारा बुक्स में देखता हूँ ना, इतना टाइप का कर रहा है क्वेश्चन को कि बच्चा वहाँ पे ही कन्फ्यूज हो रहा है। अब यहाँ तो मास आ गया, अब वॉल्यूम आ गया, क्या करें। मेन चीज़ को पकड़ के रखना था, एक लाइन का थीम था। स्टोइचियोमेट्री में बैलेंस इक्वेशन में रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू, तो जो तरीका बोल रहे हैं उसी को लेकर चलेंगे। बाद में बच्चे को बताते रहेंगे, मास दे रहा है तो मोल में कन्वर्ट करके निकाल लेना, अब बाद में उसको कन्वर्ट कर लेना। हम लोग को पार्टिकल, मास और वॉल्यूम, इन तीनों के लिए ब्रिज का काम कौन करता है, बाद में करते रहेंगे ये काम। मतलब 10 मिनट में तो पूरा काम हो गया, राइट। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अब प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना, नाम ही है प्रॉब्लम, डोंट मेक इट सो मच और प्रॉब्लम। इसलिए अब 92% प्योरिटी है। अब उसको थोड़ा बैठ के आपको सोचना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन पूछने वाले के इमोशन को समझिए, वो पूछना क्या चाह रहा है, राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, तो मेन फार्मूला था
आज के बाद किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए उस वेक्टर का उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। समझ गए? इसको भी पकड़ के रखना स्टूडेंट। यहाँ देखिएगा, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला बोलिए तो, ए का मैग्नीट्यूड बोलिए और एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो कोई फर्क पड़ा? नज़र तो यही आएगा। तो आप इसको भी याद रखिए, अब फास्ट होने के लिए इसको भी याद रखिए। लेकिन ये समझ में आ गया? बट जहाँ पे थीटा नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे किससे काम चलाना है? इससे काम चलाना है। जहाँ पे थीटा नहीं दिया रहेगा वहाँ पे किससे काम चलाना है? इससे काम चलाना है। इस पे एक डेमो दिया जाए प्रॉब्लम लेकर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन आप लोग पहले लिख लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए पहले, साथ साथ लिखते भी रहना है। फाइंड, अब कुछ लिखिए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। चलिए, ए का कंपोनेंट ब्रेक करना है किसके डायरेक्शन में? बी के डायरेक्शन में। बनाइए। ये भी जितनी बातें आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं। अचानक से क्वेश्चन आता बिल्कुल क्लिक नहीं करता। और आप में से भी सब लोग बैठे हुए हैं, मतलब इस टाइप का फेस नहीं किए होंगे प्रॉब्लम को, कि कोई वेक्टर दिया हो उसको दूसरे वेक्टर में कंपोनेंट ब्रेक करना है दूसरे डायरेक्शन में। किसका कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। सॉल्व इट। सेवन बाई यस यस, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। जितना भी बातें पढ़ा रहा हूँ सब पे असाइनमेंट में क्वेश्चन रहेगा। हो गया? देखिए आपने क्या किया है। वेरी गुड, मतलब मेन थीम को आप पकड़े, राइट। और किसने बनाया?
आपको क्लिक कर दिया था कि ये काम होना है, राइट? क्वेश्चन नहीं पता मैंने क्या कहा, हमें इसको ट्राई करना है, और नहीं पता तो देखिए कि सामने आपका ध्यान रखिएगा, सामने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सामने देखिए, सॉल्यूशन बनाना क्या है। और किसी का सॉल्व हुआ है? बी पे क्या नहीं लगाएंगे, यू बी लिखते हैं, राइट? तो क्रॉस नहीं लिखते हैं, बहुत बड़ा बन जाएगा, क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट? बातें कहाँ हो जाएगा, ये हम लोग 9 क्लास में करते हैं, 9 इंटू डॉट 9.928 डॉट यूज करते हैं, यहाँ पे ये डॉट लगा, क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो उसके अलग तो वेक्टर बना दीजिएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एंगल तो नहीं दिया हुआ है, बट एक फार्मूला ये भी तो है, नहीं एसी बंद करने के लिए बोले थे, इसका मतलब ओके सर, ये तो बी है, बट मुझे तो एक किसको किसके लॉन्ग रिजॉल्व करना है, ए को बी के लॉन्ग, तो ए का डॉट यू बी के साथ लेंगे, बी के साथ या यू बी, और बी का यूनिट वेक्टर आप नहीं निकाल सकते हैं, बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा सर, बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, इट राइट, बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था यूनिट वेक्टर, समझे? रूट ओवर कितना 14, किसी का 19 आया हुआ था, 14 होगा ना, ओके। तो आपने पहले क्या निकाल लिया, और आपका यूनिट वेक्टर कितना हुआ, 3y रूट ओवर 14 i प्लस 2y रूट ओवर 14 j प्लस 1/14 के। अब यहाँ देखिएगा a डॉट यू बी नहीं, उसका यूनिट वेक्टर, करेक्ट? ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ए एक्स, देखो मैंने सही लिखा, बी का एक्स कंपोनेंट या उसका यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। यहाँ से एक और चीज़ सीखे, ओके, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का भी कंपोनेंट पूछा जा सकता है, ये मैंने बी दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बताएं, तो क्या 3 रहेगा या 3 रूट ओवर 14 रहेगा? यस। मतलब इतना बढ़िया से लिखना है कि आपको भी समझ में आए कि आप लिख कह रहे हैं, और कॉपी चेक करने वाले को भी। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स तो आपके हाथ में है ना, कितना हो जाएगा 2, और इसका एक्स कंपोनेंट 3y रूट ओवर 14, अब प्लस बोलते रहिए 3 इंटू 2 बाई रूट ओवर 14, अब प्लस -5 इंटू 1 बाई रूट ओवर 14, सब में कॉमन क्या रहेगा, रूट ओवर 14, तो यह 6 प्लस 6 12 में से 5, राइट? कितना हो जाएगा एवरीवन? 7 बाई रूट ओवर 14, करेक्ट है ना?
अच्छा स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में भूल गए, ऐसा भी होता है। आप इसके साथ इतना कंफर्टेबल हैं कि उसको भूल ही गए, तो कोई बात नहीं है, यहाँ से भी बन सकता था, हाँ या ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल लेते, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो पढ़ाया हुआ है। तो सेकेंड मेथड में क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं काम नहीं करना चाहते हैं, उसी फार्मूला से ए कॉस थीटा से ही काम चलाना चाहते हैं, तो ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉस थीटा इक्वल टू ए फार्मूला लगा सकते हैं ना, ए डॉट बी बाई व्हाट, ये क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का फार्मूला। और उसके बाद क्या लिखना, क्या है, दिस इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी। ये क्या है, ये डायरेक्शन है किसका, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव उसका यूनिट वेक्टर, राइट। इसके लिए क्या लिखिएगा सर, ए कॉस थीटा, ए कॉस, बातों को ध्यान से देखना है। तो ए कॉस थीटा, तो ए और कॉस थीटा का वैल्यू ए डॉट बी और डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इज इट राइट। ले देकर बात तो वही हुआ ना एवरीवन, ये है क्या वेक्टर, तो अलग वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा, करेक्ट। तो रे भूल गए थे, ऐसे भी काम कर सकते हैं, इसको हटाया जाए। जस्ट एक आइडिया दे दिए कि आप कॉस्ट थीटा निकाल कर भी काम कर सकते हैं। अब लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, हेडिंग बनाइएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यहाँ देखिएगा एकदम सिस्टमैटिक काम। फिजिक्स तो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। न्यू स्टूडेंट को मैं 1 घंटा इसी में टाइम देता हूँ, कैसे कैसे स्टार्ट करना है, सिस्टमैटिक चीज़ होना चाहिए, तैयारी कर रहे हैं। थ्योरी तो स्टार्ट हो गया है, क्लास में जो प्रॉब्लम लेते हैं वो क्लास थ्योरी का पार्ट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास में मैं जो भी प्रॉब्लम लेता हूँ थ्योरी क्लियर करने के लिए, वो जैसे जहाँ पे लिखते हो वैसे लिखते रहिएगा। दिस इज योर क्लास नोट्स कंप्लीट, राइट। बट मेरा क्लास तो 2 चल रहा है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग, राइट। तो जो भी टॉपिक चलते रहेगा तो मेरे लिए 2 प्रॉब्लम का नोटबुक अलग बनाइएगा, पतला पतला ही बना लीजिए, ऐसा नहीं कि रजिस्टर ही खरीदना है। और एक मॉर्निंग के लिए एक बना लीजिएगा और एक इवनिंग के लिए। और इसमें ऐसे चलेगा, काम तो सिस्टमैटिक ही करना है। तो पहले कैटलिस्ट का असाइनमेंट, और ये तो पता है कि आप लोग ऑफलाइन क्लास आ रहे हैं, सबको कॉपी चेक करूँगा। नहीं बनता है वो मेरा लुकआउट नहीं है, आपने ट्राई किया या नहीं किया। जैसे इन्होंने ट्राई कर रहे थे, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं है। ट्राई करने के बाद कुछ तो दिमाग पे प्रेशर बना होगा, और जैसे यहाँ पे जब नहीं बना, एकदम बनाते बनाते फ्रस्ट्रेट कर गए, क्यों नहीं बन रहा है। और मैं थोड़ा सा हिंट दिया कि आप यहाँ पे मिस हो रहा था,
क्लिक कर जाएगा, फिर आपको याद रहेगा। तो कैटलिस्ट का असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक, इतना ही तो काम करना है भाई, बस 2 ही काम करना है, असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक। इससे ज़्यादा काम करने का आपके पास टाइम नहीं है और ना ही ज़रूरत है। यहाँ ही मचमोर रहेगा, यहाँ पे होते होते ही काफ़ी हो जाएगा। ये फिजिक्स का तरीका है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो देख लिए हैं कितना काम करना पड़ेगा। क्लास असाइनमेंट मेरा ड्यूटी, होम असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक, इतना करते करते काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन में तो हो गया ना। मैथ का सर आप लोग को एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले होंगे, एक है सर, डाउनलोड किए हैं? नहीं, आप लोग न लगेगा, मेडिकल वालों को नहीं चाहिए। मेडिकल वालों को तो है ही अरिहंत का, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बहुत प्रॉब्लम है उसमें। आप लोग परचेस किए नहीं किए हैं? तीनों का चाहिए, तीनों को चाहिए होगा। मेडिकल का नहीं होगा तो दूसरी बात है, ऐसे एक बार पूछ लीजिएगा। अरिहंत पब्लिकेशन का लगेगा और कंपल्सन है, वो कंपल्सरी। क्वेश्चन बैंक के बिना एक लाइन का थीम है भाई कि आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, उसका माइंडसेट ही नहीं जानते हो, कहाँ से पता चलेगा? पूछते क्या हैं? मैं कितना भी पढ़ा दूंगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा अनटिल अनलेस जब तक आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखें, अच्छा बन गया, ओके मुझसे भी मेडिकल हो सकता है, कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। बातों को समझिए, सारा इसी का गेम है। कितना भी जानते हैं, कितना भी आप अच्छा हैं, देख लें अच्छा प्लेयर जो इंटरनेशनल मैच में डेब्यू करता है तो 1-2 मैच उसका ठीक नहीं रहता है, इतना प्रेशर हाई रहता है, धीरे धीरे कंफर्टेबल होता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछने का माइंडसेट, उन लोग का पूछने का तरीका क्या है, उसको रीड करते हैं और वहाँ पे बनाइएगा। कैटलिस्ट का असाइनमेंट में बहुत अच्छा प्रॉब्लम रहेगा, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा। अब क्वेश्चन बैंक आसान क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि मुझसे अब बन रहा है, ओके मेडिकल में ऐसा आता है तो बन जाएगा, तो मेरा मेडिकल हो जाएगा। ये है गेम। क्वेश्चन में तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बिना उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल कंपल्सन है। तो आप लोगों का क्या राय है? मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? तो प्रॉब्लम का 3 नोटबुक बना लीजिएगा, ठीक है? और AK सर का जो टॉपिक चल रहा है तो वहाँ पे जो असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? तो क्लास में आप लोग JEE मेन वाले बच्चे, होम असाइनमेंट आपका अलग रहेगा और क्लास असाइनमेंट जो फिजिक्स का RK सर जो लेंगे वो मेडिकल वाले क्वेश्चन को ही क्लासेस में बना दूँगा। वहाँ से आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा। ऐसे वो तो खुद का तो प्रॉब्लम लेंगे ना, लेते हैं ही हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा। प्लस साथ साथ आपको 1 वीक का टाइम देकर मेडिकल का क्लास असाइनमेंट में सॉल्व कर देंगे सर। तब उतना करने से आपको मोमेंटम मिल जाएगा JEE मेन का बनाने का, ठीक है? और मेरा तो अपना तरीका है ही, क्योंकि मैं तो आपके पास फिजिकली ऑफलाइन ही क्लास ले रहा हूँ, तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ बोलते रहूँगा। शाम का जो क्लास है उसमें तो आप बहुत ऊपर लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा, डोंट वरी। मैं सही से एकदम धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तोड़ तोड़ के चीज़ों को। और जिस बैच के साथ आप क्लास कर रहे हैं वो 11 से 12th में आया हुआ बैच है। 11 इसको 1.5 ईयर पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छा बैच है। तो उसमें लेकिन वहाँ भी स्टार्टिंग करता हूँ बहुत जीरो लेवल से। बैटरी से तो स्टार्ट किए हैं, बैटरी क्या होता है, राइट? ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ क्या है, बट वहाँ पे हर एक चीज़ बात करूँगा। और वहाँ पे न चाहते हुए भी, जैसे मैंने आपको HC वर्मा कभी नहीं बोला, बट उस बैच में मेरा कंपल्सन HC वर्मा सॉल्व करना। तो वहाँ पे आपको एक लाभ ये मिलेगा कि जितना भी टॉपिक इवनिंग क्लास में कीजिएगा तो आप HC वर्मा फॉलो मत कीजिएगा, बट HC वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक तो होगा आपके पास। तो वो बस जब डिस्कशन होगा तो उसमें 80% प्रॉब्लम, 80 क्या बोलेंगे, 100% ही आ जाता है। तो उसमें मैं सॉल्व ऐसे करता हूँ प्रॉब्लम कि बताइए कौन कौन सा प्रॉब्लम नहीं बना। तो स्टूडेंट के बीच में इतना बढ़िया यूनिटी होता है, कोई क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं, कोई 5 है, कोई 3 या कोई 4, इस तरीके से कंटिन्यूअस नंबर आता है। एक लाइन से सॉल्व करता हूँ, मतलब ये पहले से माइंडसेट है। आप यकीन कीजिएगा, मैं एक बुक फॉलो करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर DKC। अल्टीमेट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट। तो उसमें किसी किसी चैप्टर में 480 प्रॉब्लम है, ऐसे ही रहता है, थोड़ा नहीं रहता है।
मतलब 183 है रेजोनेंस में, ऐसे करके है। तो मुझे कम से कम अगर 200 प्रॉब्लम है तब मैं माइंडसेट अपना माइंड मेकअप करके चलता हूँ कि इसमें 150 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और 150 आ जाता है। उसमें कुछ स्टूडेंट तो जो अच्छे स्टूडेंट बना लेते हैं, और बाकी सर 1, 10, सर 5 भी दिखा दीजिए सर, 7। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ ठीक है सब ले लेते हैं एक लाइन से, तो प्रॉब्लम के थ्रू भी उनका बहुत सारा क्लियर हो जाता है। तो शाम के बैच में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, HCB भी सॉल्व कर लेंगे, बट सुबह के बैच में उतना नहीं लगेगा चाहिए होगा। और मैं बोर्ड पे ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ले लूँगा, ठीक है। थोड़ा बैलेंस करते हैं, बैच मिक्स नहीं करते, ये आपका भी मजबूरी है और मेरा भी मजबूरी है, ठीक है। क्या टाइम कम है, क्योंकि अभी तो ठीक है, बट दिसंबर जनवरी आते आते कुछ तो पिछले साल इस बार जो आए थे, तो एक तो कोरोना का अप एंड डाउन हो रहा था, लेकिन अभी जो लगता है कि अब दोबारा कोरोना नहीं आएगा, होपफुली ना आए। बहुत हम लोग इसको झेल चुके हैं, नहीं आता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो जनवरी फरवरी में ही बाहर के बच्चे बोलना शुरू करते हैं, सर अब घर चले जाते हैं, यहाँ से एग्ज़ाम दे के जाइएगा जून में, ठीक है। जो मोमेंटम आपको यहाँ पढ़ने का मिलेगा, पढ़ाई एकांत का चीज़ है, घर में ठीक है। अभी जो गुवाहाटी के हैं तो वो भी अपना प्राइवेट अपना एक सेपरेट रूम रखिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा जहाँ पे डाइनिंग हॉल है उसी में टेबल पर बैठ के टीवी पे देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। या कुछ लोग मतलब पढ़ने का तरीका चेंज कर दिए हैं, थोड़ा गाना सुनते हुए पढ़ते हैं। भाई गाना कैसे सुनते हुए पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग भी सुनते थे गाना, 10 मिनट सुनते थे, विविध भारती कमल शर्मा का आते रहता था मंगलवार के मंगलवार, या रात में 5-6 बजे, वो ठीक है, चाय पीते हुए 10 मिनट सुन लिया। ये कौन सा शौक़ है कि गाना सुन के पढ़ रहे हैं? मतलब इसमें मतलब उसमें भी अपना मॉड कि मैं इतना मॉड हूँ, गाना सुनते जैसे वॉक करते हैं ना, वैसे ही गाना सुनते हुए पढ़ेंगे, राइट। वहाँ पे ही कहानी ख़त्म हो गया। आप उसमें कुछ अपने आप को पूरा 100% आप दे ही नहीं पा रहे हो। ये पढ़ाई है भाई, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आप प्रॉब्लम बना रहे हो, उसमें भी सीख रहे हो, फार्मूला को रिवीजन कर रहे हो, तो अपना 2 ही घंटा पढ़े, बट 100% दीजिए। इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन कि आपके बगल से आपके पेरेंट्स गुजर जाए, पता भी नहीं चले। कभी कभी ऐसा नहीं तो कि आपके पेरेंट्स 10 बार बोलते रहते हैं, एक बार सुनते हैं, हाँ बोल क्या बोल रहे थे। तो उस टाइम पे कोई काम में आप 100% हो। मेरे साथ होता है घर पे ऑलवेज। मैं टीवी बहुत नहीं देखता हूँ, लेकिन देखता हूँ तो बहुत ध्यान से देखता हूँ, बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन से। न्यूज़ 5 या 10 मिनट ही देखते हैं, क्योंकि देखने का मौका मिलता ही नहीं है। पहुँचते ही हैं 10-9 बजे। 10:30 तक क्लास है मेरा ऑलवेज, रात में 4 बजे से रात के 10:30 बजे तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप। और 10:30 के बाद तब तक तो बच्चे अपना कार्टून लेके बैठे हुए हैं, और उनसे रिमोट लेना समझ के महाभारत करना हो जाएगा। खाना ही नहीं खाएगा, आज के बच्चे इतना एडवांस है। 1 साल के अंदर हम लोग ऐसा सोचे थे, यूट्यूब का सिंबल वो पहचानता है, राइट, खुद से निकाल लेता है। तो देखिए जनरेशन गैप। हम लोग जाकर IIT में गया था तो पहला सेमेस्टर में मोबाइल मिला था, नोकिया 1100, जिससे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। कितना बड़ा जनरेशन गैप है, नहीं? दिस इज कॉल्ड, ये होना भी चाहिए। हम लोग अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस रहे, तो मेरे बच्चे तो हमसे बहुत आगे रहेंगे ना। कुछ टाइम के बाद तो वही बताते रहेंगे, यहाँ पे ऐसे फीचर है, यहाँ पे ऐसे फीचर है। चलिए इसी बात पे एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। कौन सा प्रोडक्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। इसी का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है। यहां देखना है एवरीवन, तो इसका 2 नाम दिया गया है। एक तो नाम दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट,
बजाय इसके बीच में क्रॉस का सिंबल यूज करते रहते हैं, इस वजह से। तो डॉट प्रोडक्ट का भी तो दो नाम था, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट बोलते थे क्योंकि डॉट से दिखाते रहते थे और उसका रिजल्ट क्या मिलता था, स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही ए क्रॉस बी का डिफाइनिंग फार्मूला है, डिफाइनिंग फार्मूला है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन कैप। ये बिल्कुल डिफाइनिंग फार्मूला है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, ए का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, जहां पे थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर ना। तो भाई जैसे ही बोल दिया कि थीटा इज द एंगल, यहाँ ध्यान सुनना है, जैसे ही आपने बोल दिया थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 180। और यहाँ देखना है भार्गव, यहाँ देखिए बाई इक्वल टू साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ है। क्यों होता है, कैसे होता है, छोड़ दीजिए, ऐसा ही होता है, ठीक है। 0 से 180 के बीच में ग्राफ ऐसा रहता है, और यहाँ पे जहाँ पे पीक पॉइंट है वहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो एक ग्राफ क्या हॉरिजॉन्टल 0 से 180 के बीच में कहीं भी और इस एक्सिस के नीचे आया है, तो कोई भी ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है उसका ए वाला वैल्यू निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब हुआ कि 0 से 180 के बीच में साइन का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो जिसको मैं डॉटेड के अंदर कर रहा हूँ, ए भी क्या है, मैग्नीट्यूड, ए भी क्या है, अरे ए भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ऑलवेज क्या रहेगा। तो 0 से 180 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, इज इट राइट। तो नहीं लगता कि सर, आया बोलिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको क्या चाहिए, यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के लिए इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक उसका यूनिट वेक्टर किसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका रिजल्ट का। इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स 2 वेक्टर या 1 वेक्टर, और उस 1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ए वी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन के लिए क्या देते हैं। देखिए सर, डायरेक्शन लेंगे क्या, मेन क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन क्या लेना है, ये सोचना है, राइट। चलिए एक पेन दीजिए। तो हम लोग कहाँ पे हैं, इंडिया में, राइट। तो इंडिया में जो स्क्रू यूज होता है वो होता है राइट हैंडेड स्क्रू यूज करते हैं। कौन सा स्क्रू, 2 टाइप का होता है, राइट हैंडेड स्क्रू, ये सब मैकेनिकल पढ़िएगा तो समझ में आएगा, और लेफ्ट हैंडेड स्क्रू। तो हम लोग जितना भी घर पे वगैरह, जितना भी गेट वगैरह में स्क्रू जो टाइट करते हैं ना, ऐसे थोड़ा है कि कंपनी ऐसे रैंडमली बना रहा होगा, लगता है हम लोग ऐसा लगता है कि अच्छा सामान मिल गया, और उसके पीछे कुछ मैकेनिक्स रहा होगा, कुछ तो साइंस रहा होगा, बेसिक टेक्नोलॉजी, राइट। आप जैसे गियर ही देखते हैं, साइकिल में गियर देखे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यही है गियर, राइट। तो एक गियर दूसरे गियर में फंसा हुआ रहता है। मोटरसाइकिल वगैरह में देखिएगा, इंजन ओपन होता है तो लगता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा ही बना दिया गया हो रैंडमली। कभी कभी देखते हैं हम लोग बोलते हैं गियर फंस गया, ब्रेक टूट गया, राइट। इसका मतलब सही से इसका रोटेशन नहीं हो पाया, तो इस गियर के बीच में इस तरीके का काम किया गया होगा। और इसका मुझे ग्राफ क्वेश्चन नहीं पता है, ग्राफ भी पता है, मेरा ब्रांच ही मैकेनिकल है, तो ऑटोमोबाइल ऑब्वियसली पढ़ना था, राइट। तो उसमें रहता है पैराबोलॉइड कर्व, कैसा, पैराबोलिक कर्व के अकॉर्डिंग कटिंग कर किया था। दैट्स वाई ये जब ऐसे रोटेट करे, ओपन हो, तो उसी तरीके से इसमें बैठते रहे, अब ब्रेक नहीं करे।
बट थोड़ा भी इधर उधर, जैसे कभी कभी होता है ना कि जिस एक्सेल में फंसा हुआ है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, तो उस तरीके से ओपन नहीं हो पाएगा, तो ब्रेक कर जाता है। तो ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से आया है, तब जाकर उसी तरीके से कटिंग किया गया है और गियर बना है, ठीक है। वैसे ही इंडिया में जो स्क्रू बनता है, तो यहाँ देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये भी तो इट इज काइंड ऑफ स्क्रू। कैसे घुमा रहे हैं जरा आपको दिखाई पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ? तो ये अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है? बाहर आ रहा है, एग्री ना? और क्लॉकवाइज देन अंदर। तो इंडिया में जितना भी स्क्रू यूज करते हैं वो है राइट हैंडेड। राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब होता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर आएगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे जाएगा। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑल डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट? मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ ना, कहाँ से देख रहा है? तो ये मुझे ऊपर आते हुए नजर आ रहा है, राइट। बट जो नीचे से देखते रहेगा उसको, वो अपने रिस्पेक्ट में देखेगा, तो उसको तो अंदर जाते हुए नजर आएगा। तो एक्चुअल में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑल डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि जहाँ पे मैं जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो ग्लास का है। किसका है? ट्रांसपेरेंट ग्लास का। कभी घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, दो फ्रेंड आपस में, ठीक है। एक ग्लास के इस तरफ रहेंगे और दूसरा ग्लास के इस तरफ रहेंगे। अगर मैं हम लोग अभी आपको कैसा नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ध्यान समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो बोर्ड के पीछे रहेगा उसको कैसा नजर आएगा? यस। इसका मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फिक्स है या इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर? इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। कहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट। ये तो समझ में आ गया ना? तो हम लोग अपना नोटबुक पर लिखेंगे तो आप पे डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। पहला तो ये है, तो इसको कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। अरे कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो आपको समझ में आ जाएगा। चेक ही कर लिया जाए। फैन देखिए, सब लोग देखेंगे ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इट इज क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज। यहां से तो देख रहे हैं आप, देखिए ना कि कैसे है। और नहीं बिलीव होता है आप नोटबुक को ऐसे करके देखिए, मिला लीजिए। और तब भी बिलीव नहीं होता है तो घड़ी को ऐसे कर लीजिए, उसी के रेफरेंस तो बात कर रहे हैं, राइट। मुझे लगता है क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज है। ऐसे घूमता तो एंटी क्लॉकवाइज होता, राइट। वो तो इतना दिन से फैन का हवा खा रहे हैं। इट इज, मैं थोड़े इसका ऊपर जाके देख रहा हूँ, मैं भी आप ही के लेवल में हूँ। मुझे लगता है क्लॉकवाइज ही था। डिबेट नहीं करना है, इट इज क्लॉकवाइज, राइट। ट्रस्ट नहीं हो रहा है इनको, वो सोच रहे हैं। अरे घर पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आज के बाद जितना भी इंडिया में स्क्रू है उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो लूज होगा, मतलब अप आएगा, ऊपर, आउटवर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। और क्लॉकवाइज करेंगे तो इनवर्ड। थोड़ा देर में पेन देते हैं, रुकिए। ये देखिए, ये मार्कर एक्सेप्शन है। ये समझाने के लिए बहुत बढ़िया है। अब इतना टाइट से लोग बंद कर दिया है, खुलेगा ही नहीं। यस, एक्चुअली मैं उल्टा कर ही रहा था। यहाँ देखिए तो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज में ऊपर आ रहा है, राइट। क्लॉकवाइज में पेन में कैसे था?
क्लॉकवाइज में नीचे जा रहा था, करेक्ट। ये अमेरिकन कंपनी का मार्कर है लग्जर, वहाँ पे उल्टा चलता है। वो लोग सारा काम उल्टा करके सबसे आगे हैं। नहीं, वो लोग क्लॉकवाइज में उनका क्या है, क्लॉकवाइज में लूज होता है और एंटी क्लॉकवाइज में, देखिए ना मैं एंटी क्लॉकवाइज अब टाइट कर रहा हूँ, राइट। तो फर्स्ट टाइम मार्कर जैसे अभी कैसे मैं भूल गया, हम लोग इंडियन है तो इंडियन हैबिट है, मैं खोल रहा हूँ, बहुत जोर लगा, बहुत टाइट हो गया है। तो ये लग्जर कंपनी का था, तो ये बड़ा एक्सेप्शनल है। जब एग्ज़ाम क्लास में लेना रहता है एक्सेप्शन, तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो एक्चुअल में वहाँ पे सारे चीज़ें उल्टा सिस्टम से है। वो लोग यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंडेड, हम लोग क्या यूज़ करते हैं राइट हैंडेड। वहाँ पे स्टीयरिंग नहीं देखें गाड़ी का, और वहाँ लाइट जलाइएगा तो जल्देगा ही नहीं, जैसे ऑन है ना, यस। तो ये सब आप हॉलीवुड का मूवी में देखिएगा, तो वो लोग उल्टा कर है सब सारा कन्वेंशन। इवन करंट का भी हम लोग एडॉप्ट किए हुए हैं। हम लोग बहुत दिन तक क्या रहे, गुलाम ब्रिटिश का। तो हम लोग इंग्लिश में ब्रिटिश बोलते हैं, खैर हम लोग तो इंग्लिश को हिंदी में भी बोल देते हैं। अरे हम लोग बहुत लैंग्वेज में बोलते हैं। असम से तो उसमें असमी थोड़ा टोन ला देते हैं। बिहार के कानपुर का सुनिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। कॉर्नर, कॉर्नर को फर्स्ट टाइम सुना था, क्या बोल रहे हैं, अच्छा कॉर्नर, ओके ओके। तो सबका हम लोग अपना फीलिंग लेके साथ, अपना इंग्लिश को बहुत फीलिंग लेके साथ बोलते हैं। मतलब मदर बोलना है तो जब तक उसमें आर नहीं आएगा तब तक बोलते रहेंगे, बट फैक्ट है कि उसका प्रोनाउंसिएशन में आर को साइलेंट करना चाहता है। मदर, फादर, तो अमेरिकन फोनेटिक्स अगर सीखिएगा तो एक्चुअल में हम लोग ब्रिटिश कन्वेंशन करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए किए हुए हैं कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मानते हैं। बात सब कुछ ले देकर वही है, बट वो लोग कुछ कुछ सिस्टम में उल्टा किए हुए हैं। ओके एवरीवन, तो एक्चुअल में आज के बाद एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं व्हाइट बोर्ड में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, कहां पे, व्हाइट बोर्ड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं। लेट अस सपोज मुझे व्हाइट बोर्ड में ही घूमना है, इस प्लेन में, किस प्लेन में, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। एंटी क्लॉकवाइज तो किसी प्लेन में घूमेंगे, राइट। तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये बहुत जगह पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं सिखा रहे हैं, मुझे सर्कुलर मोशन में फिर से इसका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। या बहुत जगह पे टॉर्क आर क्रॉस एफ, तो बहुत जगह पे आएगा। तो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, जिस प्लेन में आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, उस प्लेन के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन इसका कैसे दिखेगा, आउटवर्ड। कैसा रहेगा स्टूडेंट, इसका मतलब अगर आप हम लोग एंटी क्लॉकवाइज व्हाइट बोर्ड में, तो मेरा डायरेक्शन ये बताएगा, टुवार्ड्स द बोर्ड या अवे फ्रॉम द बोर्ड, अवे फ्रॉम द बोर्ड। तो अवे फ्रॉम द बोर्ड तो ऐसे भी तो रहेगा, यस, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अवे फ्रॉम द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ में आ गया। और क्लॉकवाइज का मतलब, इसको डायरेक्शन मान लीजिएगा, हेड, क्या मान लीजिएगा। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या, इनवर्ड। क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड, बट इनवर्ड ऐसे भी तो हो सकता है, यस। तो इनवर्ड का मतलब बोलिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब टुवार्ड्स द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, करेक्ट ना। ओके, लिख लीजिए, भूल जाइएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन क्या, अवे फ्रॉम द प्लेन, जिस प्लेन में आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन के लिए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लॉकवाइज का मतलब क्या बोलिएगा, टुवार्ड्स द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान सुनिएगा। बाद में कंक्लूजन में लैंग्वेज बनाएंगे। तो ए क्रॉस बी का, पेन लीजिए, पेन लीजिए, पेन लीजिए। ए क्रॉस बी के लिए डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड तो पता हो गया ना, ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए एक्चुअल में यहाँ बोला गया है कि आपका कहाँ से कहाँ जाना है।
ए क्रॉस बी में ए पहले है और बी बाद में है, तो जो पहले रहेगा, कौन पहले यहाँ पे है? यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी। ये इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं है कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कर दें। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल था, तो ए डॉट बी में ए पहले लिखे हैं, दो वेक्टर का ए और बी का डॉट प्रोडक्ट में ए पहले लिखे हैं या बी पहले लिखे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? वैल्यू से माना है, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दैट्स वाई ए डॉट ए क्रॉस बी में जो पहले आता है, कौन पहले है? ए। तो एक्चुअल डिफरेंस में बुक्स वगैरह में देखिएगा कि जो पहले रहेगा उसके तरफ अपना राइट हैंड लेके जाना है। क्या लेके जाना है? एंड कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर करेक्ट। तो इन चार फिंगर को ऐसे कर्ल कीजिएगा तो जो थंब का डायरेक्शन रहेगा, दैट्स वाई इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? तो कर्ल योर फिंगर, तो जो थंब का डायरेक्शन रहेगा वही एक्चुअल में ए क्रॉस बी के यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। और ए क्रॉस बी का रिजल्ट इज ए वेक्टर। तो ए क्रॉस बी दो वेक्टर या वन वेक्टर? वन वेक्टर है। ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या रहेगा? इज ए वेक्टर, वन वेक्टर। तो ए क्रॉस बी का और किसी वेक्टर के लिए डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन क्या चाहिए? उसका यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन के लिए बताया गया है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में आपका राइट हैंड का फिंगर किसके अलॉन्ग रखना है? एक जो पहले रहेगा उसके अलॉन्ग, जो पहले रहेगा उसके अलॉन्ग। एंड कर्ल योर फिंगर, तो जो थंब काटते हैं, ताकि सर ऐसे करेंगे ए से बी की तरफ मोड़ेंगे, तो जिस प्लेन में ए और बी है, जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा थंब का डायरेक्शन जाएगा। हाँ है ना? यस। बट ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन आपके लिए होगा। एग्जाम हॉल में है और क्वेश्चन बनाने के लिए देख रहे हैं, उसको आसान मैंने कर दिया। मतलब लिखवाने के लिए राइट हैंड थंब रूल लिख देंगे कि हाँ एक्चुअली लिखा जो कॉमनली लिखा रहता है, बट उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो पहले रहेगा, तो पहले कौन वहाँ पे है? तो ए से बी की तरफ जाना है। कहाँ से कहाँ की तरफ? मूविंग फ्रॉम ए से। अब मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ए से बी तक की तरफ, तो मूवमेंट इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन क्या? आउटवर्ड। किसके आउटवर्ड? प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो जिस प्लेन में ए और बी है, राइट, ये तो पता है ना कि दो लाइन को मिलाकर एक प्लेन बन सकता है। टू इंटरसेक्टिंग लाइन मिलकर क्या हो सकता है? आपको वेक्टर और 3D में तो पढ़ना है, एवरीवन मैथ वाले स्टूडेंट 3D में पढ़ना है ना। कौन सा दो लाइन लेकर हम लोग एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक केमिस्ट्री में भी कहीं पाएगा जब हाइड्रोजन पढ़ाते रहूँगा। ये दो मार्कर है, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? सर यहाँ पे आकर टच हो रहा है इंटरसेक्टिंग, और तब आपको एक टास्क दिए कि दोनों मार्कर को लेते हुए इस पर पेपर एक चिपकाना है। क्या पॉसिबल है आपके लिए? सर है, तो पॉसिबल तो वही इसका प्लेन हो गया, राइट। अब मैंने कर दिया यहाँ पे, यहाँ देखना है, ये दो मार्कर है, पैरेलल किया, रेलवे का दो पटरी, राइट, पैरेलल, और दोनों मार्कर को लेते हुए मैं बोला कि इस पर पेपर चिपकाना है। हो पाएगा? हो तो पाएगा, ऐसे है ना, बिल्कुल पेपर चिपक पा रहा है, पैरेलल रहना चाहिए इसका मतलब। बट अब मैंने ऐसे कर दिया, ये इसको टच नहीं कर रहा है, दोनों मार्कर आपस में टच में, और ना ही पैरेलल है, ना ही इंटरसेक्टिंग है, ना ही पैरेलल है। तो क्या इन दोनों को मार्कर को लेते हुए प्लेन एक पेपर, सिंगल पेपर नहीं हो पाएगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं 3D का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो कैसा दो लाइन को लेकर एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। बट नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल को दोनों को लेते हुए प्लेन हम लोग कॉमन प्लेन इमेजिन, उस टाइप के लाइन को बोलते हैं अस्क्यू लाइंस, SKEW, राइट, समझ में आ गया। बट यहाँ पे दोनों वेक्टर इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? तो इस एरो को लेते हुए एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं। तो मेरा मान लेते हैं कि मेरा वेक्टर AN, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से देख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा इसका एप्लीकेशन करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे ले रहे हैं टॉर्क के लिए R क्रॉस F। सर R क्रॉस F क्या होता है, यही पूछ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा A क्रॉस B है, ये क्या है, उनके वेक्टर में रिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, इसका रियल जगह यहाँ पे है। तो ये बात और ये बात अलग रहेगा या सेम ही बात है?
बट वो कहीं पे बहुत बड़ा बात रहेगा, टॉर्क, रोटेशन, राइट। तो ए क्रॉस बी में लेट अस सपोज मेरा वेक्टर ए और बी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। कहाँ पे है? तो कहाँ से कहाँ जाना है? ओरिजिनल डिफरेंस इज राइट हैंड थंब रूल, बट अभी शॉर्टकट मैंने क्या कर दिया, मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो आपका मूवमेंट कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? आउटवर्ड, राइट, अवे फ्रॉम द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बट विच प्लेन? कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, करेक्ट। तो बताइए आपका जो एक डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है क्या इस पे परपेंडिकुलर है? ए पे? क्या बी पे परपेंडिकुलर है? इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट मिलेगा, जो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो वेक्टर रिजल्ट मिलेगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है, वो इंडिविजुअली दोनों पे, ए पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और बी पे। एग्री ना? ओके। इस प्लेन में आप कितना लाइन इमेजिन कर सकते हैं? मेरी मर्जी, इनफाइनाइट, हाँ या ना? एक लाइन ए भी रहेगा, एक लाइन ए भी रहेगा, एक लाइन ए भी रहेगा, कुछ लोग कर्व लाइन भी इमेजिन कर लेंगे, हो सकता है ना, बट सारा लाइन कहाँ पे है? मेरे व्हाइट बोर्ड में, करेक्ट। और यहाँ देखिए, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मेरा मार्कर, ये मार्कर मेरा इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है, क्या है? व्हाइट बोर्ड का इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? मैंने शिफ्ट कर दिया, राइट। व्हाट अबाउट दिस लाइन? एक कर्व है बट इस पे भी रहेगा, राइट। तो सर इस कर्व लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे? तो कर्व लाइन के किसी पॉइंट पे सोचेगा तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा ना यहाँ पे, राइट, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? तो यहाँ से आपने क्या सीखा? मैंने यहाँ से आपको बताया कि आज के बाद कोई भी लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, किस पे? तो वो लाइन उस प्लेन में जितना भी लाइन एग्जिस्ट करता है सब पे परपेंडिकुलर रहेगा, हाँ या ना? इफ एनी लाइन इज if this marker is perpendicular to whiteboard plane, then this marker must be perpendicular to all the line lying in the whiteboard. नहीं समझे? दोबारा, अरे मेरा मार्कर अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये मार्कर इस प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले सारे लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा। एग्री? पक्का ना? तब आपसे पूछ लिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे था? यहाँ पे इस केस में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन। कौन सा प्लेन? प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मेरे एग्जांपल में मेरा कैटलिस्ट का व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा कैटलिस्ट का पब्लिसिटी हो जाएगा इसी नाम से। मेरे एग्जांपल में क्या है? प्लेन कैटलिस्ट का व्हाइट बोर्ड, राइट। तो उस यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो ए पे भी तो रहेगा, बी पे भी रहेगा। व्हाट अबाउट ए प्लस बी? ए प्लस बी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही है, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उसी प्लेन में होता है, पैरेललोग्राम, राइट। कितना आसान था? टफ था? इतना आसान है। लेकिन एक मिनट, एक और डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब है कि इस केस में ए क्रॉस बी, तो इस केस मेरे डायग्राम में फिगर फर्स्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? यस, आउटवर्ड, करेक्ट। इस डायग्राम के लिए आउटवर्ड। अब अगर आपसे कोई पूछता बी क्रॉस है, तो जो पहले रहेगा वहां से दूसरे की तरफ घूमना है। नहीं, यहाँ पे भी मुझे एक बात का डर हो गया। ए क्रॉस बी में कहाँ से जाना है? कुछ स्टूडेंट ऐसे चले जाएंगे, ए से 20 तक जाने के लिए बोले हैं, उल्टा, थ्रू अ स्मॉलर एंगल, बिगर एंगल या स्मॉलर, ये सब कुछ मैं लिखवा दूंगा, थ्रू अ स्मॉलर एंगल, राइट। नहीं तो बात उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बी क्रॉस में कहाँ से कहाँ तक आना है? बी से ए तक। तो बी से ए तक आ रहे हैं तो आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा? इनवर्ड। मतलब इनवर्ड रहेगा
टुवार्ड्स द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दोनों बात एक साथ बोलेंगे, टुवार्ड्स द प्लेन एंड परपेंडिकुलर, सिर्फ इनवर्ट बोलने से ऐसे भी हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या बोलना है, टुवार्ड्स द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो बी पे भी परपेंडिकुलर रहेगा और ए पे भी रहेगा इंडिविजुअली। ओके, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कैसे है, इसका डायरेक्शन कैसे है भार्गव। ये दोनों मार्कर का टिप्स देखिए, ये हेड, इसका हेड है राइट डायरेक्शन का, तो नहीं लगता कि सर ऐसे रहेगा, इसके लिए कैसा रहेगा दिस वन, और भाई इसके लिए कितना कैसे रहेगा, ओके, इन दोनों के बीच में एंगल 180। तब कोई पूछेगा इस वेक्टर और इस वेक्टर, ये भी तो एक वेक्टर है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सारा पॉइंट नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। तो ए भी क्या है, एक वेक्टर, और ए भी क्या है, वेक्टर। ऐसे अगर आपसे पूछते देते फाइंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो हो सकता है थोड़ा पजल होता है। अब तो 1 सेकंड में बता दीजिएगा 180 कितना डिग्री, 180 डिग्री, पक्का ना, ओके। अब डिफिनेशन लिखते हैं, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए, की पॉइंट। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane containing A and B. A cross B is a vector quantity which is perpendicular to the plane containing A and B. Second point, direction of A cross B, direction of A cross B is in the direction of, is in the direction of right handed, is in the direction of sense of, is in the direction of sense of राइट हैंडेड स्क्रू, ठीक है। रोटेटेड फ्रॉम, ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी के लिए ना। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखे, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, बी क्रॉस ए बोले हैं या ए क्रॉस बी, तो मैं ए क्रॉस बी बोल रहा हूँ तो ए क्रॉस बी के लिए ही मीन करूँगा। तो ए क्रॉस बी में कैसे रोटेट करना है, ए से बी के तरफ, कैसे, मतलब कहने का सेंस है कि यहाँ पे एक स्क्रू आप इमेजिन कीजिए, करेक्ट ना, जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, और उस स्क्रू को कैसे घुमाना है, ऐसे ए से बी की तरफ, राइट, ऐसे घुमाएंगे मतलब बी से ए की तरफ हो गया, कहने का सेंस है ऐसे घूमेंगे, ठीक है, इस डायग्राम के लिए। अच्छा, ए अगर ए रहता, ए बी रहता, देन इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज ए यहाँ पे रहेगा भाई बातों को समझिए, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उस टाइम पे यहाँ से यहाँ घूमेंगे, निकालने के लिए बोले हैं ए क्रॉस बी, तो क्या ऑलवेज ऐसे रहेगा ए, ये तो थोड़ा सा हम लोग का हैबिट हो गया, इसको यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी, बट जैसा डायग्राम में रहेगा आपके प्रॉब्लम में वैसे काम कीजिएगा, बट घूमना है ए से, लिखिए क्या लिख रहे थे, in the sense of direction of right handed screw rotated from A to B, rotated from A to B through a smaller angle, rotated from A to B through a smaller angle. Next point, if movement is anti-clockwise, if movement is anti-clockwise, then direction is away from the plane and perpendicular to the plane. If movement is anti-clockwise, then direction is away from the plane and perpendicular to the plane.
and if movement is clockwise, then direction is towards the plane and perpendicular to the plane. Is it right everyone? और क्या डायग्राम में आप ऐसे तो ड्रॉ कर लिया है ना, याद रहेगा थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब आउटवर्ड और इसका मतलब इनवर्ड। यहां देखेंगे A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A। क्या सही है? A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू A भी सही है। A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू A प्लस B, क्या सही है? तो सर A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू ऑल द लाइंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। जिस प्लेन में A एंड B है उस प्लेन के हर लाइन पे A क्रॉस B परपेंडिकुलर रहेगा, हाँ या ना? तो A और B के प्लेन में ही तो A प्लस B होता है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऑलवेज उन दोनों वेक्टर के बीच में ही रहता है समवेयर, राइट? इसका मतलब A इस पे है, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे भी रहेगा, करेक्ट ना? तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा चीज़ों को, ठीक है। अब मोटा मोटी मान के चलिएगा कि 1 से 2 क्लास के अंदर वेक्टर का थ्योरी ख़त्म, और तब आपको 1 वीक का टाइम देंगे, क्लास असाइनमेंट लेंगे, और वेक्टर में क्लास असाइनमेंट प्लस होम दोनों एक कॉमन ही रहेगा, एक ही रहेगा, और उसको 1 वीक में तो आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना, मोटा मोटा टाइम। और तब तक देखिए आपके बैच में ऐसे में दूसरे बैच में जनरली जो ड्रॉपर बैच रहता है उसमें जनरली रेस्ट एंड मोशन से स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को, उसमें वेक्टर आता होगा, मैथमेटिकल टूल भी नहीं करते हैं, बट आपके बैच में मैथमेटिकल टूल भी पढ़ा दूँगा, क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे तो अगला 6 मंथ मुझे झेलना पड़ेगा। आपको झेलना पड़े या नहीं पड़े, पर जहाँ भी मैथमेटिक्स आएगा तो बिल्कुल गड़बड़ होते रहेगा, इसलिए 4 या 5 क्लास लगेगा, बट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत। जितना मैं फिजिक्स में यूज़ करता हूँ उतना आपको मोटा मोटी आइडिया दे दूँगा। ऐसे आप देख तो रहे हैं ना मैथमेटिकल टूल का, नहीं देखे हैं? MM सर का देखा है या मेरा देखे हैं? ख़त्म हो गया, देखिए